प्रशांत टंडन जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले बुंदेलखंड के आंकड़े को मैं चाहूंगा कि बुंदेलखंड के आंकड़े को भी सामने ले आइए। चारों आंकड़े अपने बीच में रहेंगे। बुंदेलखंड में क्या कुछ होना है ये हम देखेंगे। कुल अभी आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में 6 से 8 सीटें बुंदेलखंड में बीजेपी को और 7 से 9 सीटें। बुंदेलखंड पिछली दफा बिल्कुल स्वीप की स्थिति में थी, लेकिन वहां की स्थिति थी, लेकिन 19 सीटों में से 19 की 19 सीटें चली गई थी बीजेपी के खाते में। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं। बुंदेलखंड में देखिए 6 से 8 सीटें बीजेपी और 7 से 9 सीटें यहां भी समाजवादी पार्टी लीड लेती हुई, और बसपा और कांग्रेस दोनों 1 और 3, 1 और 3 अगर मीन निकालें दोनों का, तो 2-2 सीटों से बसपा और कांग्रेस एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आ रही हैं। तो बुंदेलखंड में ये परिस्थितियां बनी हुई हैं कि यहां पर भी समाजवादी पार्टी लीड करते हुए, आप देखिए मध्य यूपी को छोड़ करके, चाहे वो पूर्वी यूपी हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, हर जगह समाजवादी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है और उसका पीछा करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। ये है सूरत हाल। सीधे अब प्रशांत टंडन जी आपके पास चारों और उसके बाद चलिए सीधा अब टोटल आंकड़ा भी ले आते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। टोटल आंकड़े देखिए, बीजेपी 147 से 155 सीटें, समाजवादी पार्टी 195 से 203 सीटें, और बसपा 12 से 20 सीटें, कांग्रेस 24 से 32 सीटें, अदर्स के खाते में 5 से 13 सीटें। ये आंकड़े आपके सामने हैं। 147 से 155 सीटों के साथ बिल्कुल आधे पर निपटती हुई, सिमटती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी जो है बहुत करीब पहुंचती हुई, सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंचती हुई, 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 203 सीटें या 195 से 203, 4 सीटें प्लस माइनस यहां पर है। उस आधार पर आप देखिए 4 सीटें प्लस माइनस, ये जब भी हम आंकड़े लेते हैं, जब भी सर्वे होता है, उसमें प्लस माइनस की गुंजाइश रहती है, वो गुंजाइश यहां भी दिखाई दे रही है। तो 4 सीटें प्लस माइनस है। बसपा चौथे नंबर की पार्टी बन रही है और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी। क्या कांग्रेस और आगे जाएगी? क्या बीजेपी और आगे जाएगी? और क्या समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत पाएगी? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन आंकड़ों को देख करके पहली प्रतिक्रिया प्रशांत टंडन जी आपकी। देखिए, जो पिछले सर्वे के अगर हम देखें, और कृषि कानूनों के परछाई में ये चुनाव होने जा रहा है। किसानों का आंदोलन अभी तक जो संकेत है कि रहेगा, उसका जो नुकसान हो रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है। नुकसान 2 जगह हो रहा है। एक तो बीजेपी अपना पोलराइजेशन का एजेंडा सामने नहीं ला पा रही है। कोशिश की इन्होंने कैराना को लाने की, लेकिन आप देखिए कि कैराना करने के बाद प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी कृषि कानून को वापस लेने की। यानी इसका मतलब इनका आकलन हुआ कि इन्होंने एक टेस्ट बलून छोड़ा कि ध्रुवीकरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और वो नहीं हुआ तो कृषि कानून वापस लिया। इन दोनों घटनाओं को आप देखिए जोड़कर। दूसरा, राजीव जी, एक बड़ी घटना और जिसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं, जो इन चुनावों के नतीजों से अगर ये इसके आसपास भी रहते हैं तो क्या होगा। एक बड़ा चुनाव और विधानसभा चुनावों के बाद होना है। वो चुनाव है भारत के राष्ट्रपति का। उन चुनावों में लोकसभा के और विधानसभाओं के सदस्य वोट देते हैं। जब पिछली बार कोविंद साहब बने थे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में, तब शिवसेना भी बीजेपी के साथ थी, अकाली दल भी बीजेपी के साथ था, तमिलनाडु में एनडीए की सरकार थी। स्थितियां बदल चुकी हैं। आज की स्थिति में जो एमएलए की अगर आप गिनती करेंगे वोट की, तो आज की स्थिति में एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के पास 49.5% वोट है, यानी 0.5 आधे परसेंट से पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ये रिजल्ट आएगा तो ये फासला बढ़ेगा। मोटे तौर पे अगर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त देश में 4033 एमएलए हैं, जिसमें एनडीए के पास 1761 एमएलए हैं
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन बड़े राज्यों के वोट का वेटेज ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश की एक एमएलए का वेट जो है 208 वोट के बराबर है। महाराष्ट्र का 175 है, ऐसी तमिलनाडु 175 है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव को रिफ्लेक्ट करेगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसलिए बीजेपी को उतनी ही सीटें कम से कम लाना बहुत आवश्यक है, जो अब बहुत दूर की कौड़ी दिखाई दे रही है। तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं जा रहा है, इसका राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी राजीव जी। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देख करके? क्या कुछ देख रहे हैं आप? पूरा चारों अलग अलग, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंकड़े आपके सामने हैं। बीजेपी 150 के लगभग 147 से 155 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूपेण बहुमत तो अभी नहीं है, लेकिन बहुमत के बहुत करीब, और अगर आखिरी आंकड़ा देखें 203 तो बहुमत पार है। राजीव जी, अगर यही हमारा जो ओपिनियन पोल है, अगर ये परिणामों में बदल जाता है, जो आज की तारीख में मुझे लगता है ये परिणाम में बदल सकता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में भी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी, भले ही 203 विधायक समाजवादी पार्टी जीत के ले जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 203 अकेले समाजवादी पार्टी के नहीं है, इसमें उनके एलाइज जो हैं उनके भी लोग हैं। और जो चीजें हम लोग दूसरी जगहों की बात कर रहे हैं, मतलब मैं ये जनता को दोष नहीं दे रहा हूं, जनता तो जिता के भेज रही है समाजवादी पार्टी को, ये जनता का दोष नहीं है। ये जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, ये सब जो खेल करेंगे चुनाव के बाद, बहुत कुछ उस पर सरकार का बनना उस पर निर्भर करेगा। चुनाव में तो जनता हरा देगी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन सरकार जनता कहाँ बनाती है? सरकार तो वो जो केंद्र में बैठे हुए वो बनाएंगे, तो सरकार कैसे बनेगी वो एक बड़ी दिक्कत चीज है। मुझे लगता है कि अब ये फासला और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा और लड़ाई स्पष्ट होती जाएगी, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे भी जाएगा और उसके सामने दिक्कतें भी और पैदा हो जाएगी। जैसा प्रशांत जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस पिच पे लौटना चाहती थी, हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान, और बहुत कोशिश कर रही है। मतलब उसकी कोशिश वही है, चूंकि उसके पास और कुछ है नहीं इसके अलावा, लेकिन वो लौट नहीं पा रही है उस पर। और ये किसान आंदोलन जो लगातार उसको जो वहां पर रोक ले रहा है, इसीलिए जो दिनेश जी कह रहे थे कि राकेश टिकैत को जो निशाना बनाया जा रहा है, वो इसीलिए राकेश टिकैत को निशाना बनाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि राकेश टिकैत जो है वो हिंदू विरोधी हो गया है और वो मुसलमानों के साथ मिल गया है, ये बताने के लिए। तो ये जो है अब राकेश टिकैत को एक खलनायक बना के जो तैयार करने की जो रणनीति में काम हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी माहौल बिगाड़ने की जो सब कोशिशें सब की जा रही है, जो पहले ये खेल किया गया कि शायद यहाँ जाट और गुर्जर की लड़ाई करा दी जाएगी, उसमें वो दाव उल्टा पड़ गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। गुर्जर भी भारतीय जनता पार्टी से जबरदस्त तरीके से नाराज हो गया। प्रधानमंत्री जब जेवर पहुंचे तो जो गो बैक मोदी और गो बैक योगी सब जो ट्रेंड करता है वो सब गुर्जर ही कर रहे थे, तो वो इनके खिलाफ उल्टा हो गया। तो मतलब ये जो एकता को जो तोड़ना चाहते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान एकता को, उसको तोड़ने में कहीं से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये एकता जब बनी रहती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको और ज्यादा नुकसान होगा। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का कांग्रेस ढंग से ध्यान दे ले, बात वही है कि ढंग से ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। तो यहां कांग्रेस का ग्राफ जो है अच्छा जा सकता है, और जो शहरी सीटें हैं उन पे कांग्रेस अच्छा यहां प्रदर्शन कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मत होगा, जो शहरों का मतदाता है, जो सपा और रालोद के गठबंधन को देना नहीं भी चाहेगा, तो वो कांग्रेस जो उसका ठिकाना हो सकती है। और शहरी सीटों पे कांग्रेस यहाँ अच्छा प्रभाव कर सकती है, बशर्ते वो ढंग से काम कर ले और टिकट वितरण जो है वो ठीक ठाक तरीके से वहां कांग्रेस में हो जाए। तो ये मुझको लगता है। मैं फिर कहूंगा कि ये अभी जो चीजें काफी बदल सकती हैं। बीएसपी जिस तरीके से कमजोर हो रही है वो साफ दिख रहा है कि उसका रिफ्लेक्शन जो है हो रहा है। उसका फायदा बीएसपी कमजोर होने का किसको मिल रहा है? सपा को मिल रहा है कि कांग्रेस को मिल रहा है कि बीजेपी को मिल रहा है? ये भी बहुत कुछ जो है
समीकरण जो है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लगता है ठीक ठाक है, और अखिलेश यादव को बहुत अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात जो है कि उनको अपने अब सोच समझ के, भले ही बहन जी की तरह कागज देख करके बोले और मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्टर जो लगा करके बोले, लेकिन अब जो है 3-4 महीना जो है वो बोले जरा, बस संभल करके, बस इतनी मेहरबानी कर लें तो बाकी सब ठीक हो जाएगा राजीव जी। अखिलेश यादव को नसीहत कि या तो मायावती की तरह कागज पढ़ करके बोलें, कागज देखकर बोलें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण देते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर, अगर बाएं देखते हैं दाएं देखते हैं तो समझ लीजिए कि वो पढ़ के भाषण दे रहे हैं, एक्सटेम्पो नहीं बोल रहे हैं। तो अखिलेश यादव को अमलिंदु उपाध्याय जी की तरफ से नसीहत ये है कि कम से कम आप भी कुछ तो कीजिए, लेकिन बोलने से पहले जुबान पर यह सोचिए कि जो बोलने जा रहे हैं वो क्या बोलने जा रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, और खासकर कैसे भाजपा लपकेगी। विपक्षी दल में प्रमुख रूप से आपके पीछे भाजपा लगी हुई है। दिनेश जोयाल जी, आखिरी कमेंट आपका इन पूरे आंकड़ों पर। चारों अलग अलग पार्ट में भी आपने देखा और साथ में अब पूरा जो है उत्तर प्रदेश का आपके सामने है। क्या कहते हैं ये आंकड़े, और कहां आज की तारीख में किसानों का आंदोलन और तमाम अलग अलग चीजों को हमने सामने रखा है उसके बाद, और इसमें महंगाई बेरोजगारी ये भी है मुख्य रूप से। और जैसे अभी अमलिंदु उपाध्याय जी बता रहे थे, तो बीएसपी से जो लोग टूट रहे हैं, भरोसा टूट रहा है, आपको बता दूं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कांग्रेस की तरफ। जी राजीव जी, आपका सर्वे ये नया वाला भी आ गया, और भी लोग सर्वे कर रहे हैं, और सब लोग भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मदद कर रहे हैं कि वो अपने मोर्चे ठीक ठाक कर लें। सब लोग डरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो डराने वाला चरित्र है। उनकी पॉलिटिक्स उसी पे होती है, और वो उसका असर इतना है कि आप, हम और सारे पैनलिस्ट भी डरे डरे से हैं। हमारी बातें कुछ 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 उस डर को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हम गोवा की बात कर रहे थे तो हमारे मन में निकला कि नहीं यार, तो लूट के फिर भी ले जाएंगे। मणिपुर की बात कर रहे थे तो लूट के ले जाएंगे। अभी हमने तो जी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हुआ तो फिर ये लूट के ले जाएंगे। तो इतना भयानक डर है। तो मुझे लगता है राजीव जी कि जैसे गोवा की स्थितियां हैं, तो गोवा में अगर ममता जी ने वहां पर महुआ जी को लगाया है, लैंडर पेस को लगाया है, और इधर वो एनसीपी वगैरह से कुछ खेल कर पाती हैं, आम आदमी पार्टी भी कुछ खेल कर लेती, कुछ जी पटोल लेती है, तो आज जो देश का माहौल है, पूरे देश का माहौल आज बहुत अलग है साहब। इतनी लंबी राजनीति हमने भी देख ली, तो इस माहौल में क्या वो भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट टिका देंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे? ठीक है, अजीत सिंह जी थे तो वो इधर उधर सब कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में ये लोक दल की, जब रालोद की हम बात कर रहे हैं, क्या रालोद अपने 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 जो सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़े करने की हिम्मत कर पाएगी? ऐसा भी नहीं है। जनता, इस बार जनता का मिजाज भी लोगों को सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो लेकिन हाँ, हम डरे हुए हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो डराने वाले मित्र हैं, उनका आईटी सेल से लेकर के उनका मीडिया तक, अब तो साफ साफ कहना पड़ेगा कि इस देश में दो मीडिया चलते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का मीडिया चलता है, हर कुछ लोग और भी होते हैं थोड़ा बहुत जो मीडिया के नाम पर खड़े हैं, तो उनका इम्पैक्ट है। तो लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, चीजें बदलाव मांग रही हैं इस देश में। कुछ बदलाव की लहर हमें सब जगह से, पांचों जगहों से बदलाव की लहर दिख रही है, और अगर ऐसा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। राजनीति में सबको मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना राज करके देखा है, लोगों ने उसको देख लिया। जिस तरह से किसानों के साथ में व्यवहार हुआ, जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जो पूरे देश की व्यवस्था जो उन्हें जिस तरह से वो चला सकते थे, उद्योगपतियों का भागने से, दुनिया भर की चीजें हमने देख ली हैं। तो इस माहौल में अगर जनता बदलाव चाहती है तो हम जनता के साथ खड़े हैं। हम तो पत्रकार हैं, जनता जिधर जाती है हम उधर उधर जनता के साथ में खड़े हैं। जो बेहतर है हम उसकी बात करेंगे। तो ये बदलाव का मूड है, और होता है तो अच्छी बात है। जो आंकड़े हैं वो मुझे लगता है कि जनता के पक्ष में है। एक बदलाव की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में बदलाव होते रहने चाहिए ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। जी राजेश जी।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दोस्तों 5 राज्यों का ओपिनियन पोल इस महीने का, और खासकर इसमें 19 तारीख के बाद यानी कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उसके बाद का ओपिनियन पोल, और क्या कुछ कहता है आपके सामने स्क्रीन पर। उत्तराखंड की 70 सीटें, जिनमें से 26 से 28 सीटें बीजेपी को और 39 से 41 सीटें कांग्रेस को, यानी उत्तराखंड में कांग्रेस साफ मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में 1 सीटों से या कुछ एक सीटों से, कह लें 2-3 सीटों से, अगर 18 माने तो 3 सीटें और 20 माने तो 1 सीट, या अगर दोनों का मीन 19 निकालें तब भी 2 सीटों से पिछड़ती हुई गोवा में कांग्रेस दिखाई दे रही है। मणिपुर में पूर्ण रूप से बहुमत में आती हुई दिखाई दे रही है।